Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो तीसरा फेज है ऑर्गेनोजेनेसिस, उसके हवाले से बात होगी। ऑर्गेनोजेनेसिस ये डेवलपमेंट का तीसरा फेज कंसिडर किया जाता है। इससे पहले आपको क्लीवेज और फिर गैस्ट्रोलेशन ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था। आज हम ऑर्गेनोजेनेसिस भी ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। अगरचे ऑर्गेनोजेनेसिस को कंप्लीटली डिस्कस करना यहाँ पर हमारे एफएससी लेवल पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेज है और इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स इंक्लूडेड हैं जो कि यहाँ पर जाहिर है कि एफएससी लेवल पर कवर नहीं होते। इंशाल्लाह आप मेडिकल में सिलेक्ट होने के बाद इसको बहुत डिटेल से एम्ब्रियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर फर्दर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक जनरल एक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस का, और ऑर्गेनोजेनेसिस का सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑर्गेनोजेनेसिस को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। बहरहाल फिर भी देखिए कि ऑर्गेनोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इन एन एम्ब्रियो। The formation of organs and systems in an embryo is called organogenesis. आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब गैस्ट्रोलेशन परफॉर्म होता है तो गैस्ट्रोलेशन के दौरान 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट होती हैं, और उन तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की फेट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उन तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें एक्टोडर्म के हवाले से आपको बताया था कि एक्टोडर्म उसमें से स्किन या इंटेगुमेंट्री या डर्मल सिस्टम ओरिजिनेट होता है, नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है। इसी तरह से आपको मेसोडर्म की फेट बताई थी कि मेसोडर्म बहुत सारे सिस्टम्स को फॉर्म करती है, बहुत सारे सिस्टम्स मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें मसल्स हैं, बोन्स हैं, इसके अलावा एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सभी मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं। और इसके अलावा जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म से जो सबसे फेमस सिस्टम ओरिजिनेट होता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स भी एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स जो इन लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, ये इन लेयर्स की फेट कहलाती है। तो फेट ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर हम ये पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। आपको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए व्हाइल डिस्कसिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस में अभी आप देखेंगे ऑर्गन्स और सिस्टम्स ने ओरिजिनेट होना है, तो जाहिर है कि वो ऑर्गन्स और सिस्टम इन्हीं लेयर से ओरिजिनेट होंगे। तो किसी भी इंडिविजुअल की एडल्ट स्टेज पर आपको ये लेयर्स इनफैक्ट नज़र नहीं आती, बल्कि इनसे बने हुए ऑर्गन्स और सिस्टम्स नज़र आते हैं। यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस को कंप्लीटली डिस्कस करना हमारे इस लेवल पर पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस का एक स्पेसिफिक इवेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट स्पेसिफिक इवेंट इज नोन एज न्यूरोलेशन। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलेशन के हवाले से बात करेंगे। न्यूरोलेशन कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम आपको अभी मैंने जैसे बताया कि ये कौन सी लेयर से ओरिजिनेट होगा, ये किस लेयर का डेरिवेटिव है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्टोडर्म, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम या ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्टोडर्म। ऑर्गेनोजेनेसिस में परफॉर्म होने वाला ये इवेंट न्यूरोलेशन एक बहुत ही अर्ली इवेंट है। इसके अलावा बाकी जो इवेंट्स हैं वो इसके बाद में परफॉर्म हो रहे होते हैं। दरअसल ऑर्गेनोजेनेसिस को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस इस तरह से होता है कि इसमें जिस वक्त कोई एक ऑर्गन और सिस्टम बन रहा होता है तो एट द सेम टाइम कोई दूसरा ऑर्गन और सिस्टम भी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप एक घर की तामीर करते हैं, तो एक घर की तामीर करते हुए आप एक ही वक्त में एक कमरे की दीवार को उठा रहे हैं और उसी तरफ दूसरे कुछ
और मजदूर काम कर रहे हैं और वो दूसरे कमरे की दीवारों को उठा रहे हैं, और इस तरह से एक ही वक्त में कई काम चल रहे होते हैं एक घर की तामीर के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर ये ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है तो एक ही वक्त में कई कई ऑर्गन्स और सिस्टम्स बन रहे होते हैं। इस वजह से उन सब को अगर हम इकट्ठा डिस्कस करना शुरू कर दें कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा समझना उसको। इसलिए हमेशा ऑर्गेनोजेनेसिस को कन्वीनियंस के लिए स्टेप बाय स्टेप या फिर इवेंट वाइज डिस्कस किया जाता है। जैसे अभी हम न्यूरोलेशन का जिक्र करेंगे तो इसमें सिर्फ हम नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन के बारे में ही बात करेंगे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो दूसरे ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं वो फॉर्म नहीं हो रहे होते उस वक्त, वो भी पैरेलली फॉर्म हो रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर टू द पॉइंट होकर सिर्फ नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर ये कैसे परफॉर्म होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये न्यूरोलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस का एक बहुत ही अर्ली इवेंट है, और इस न्यूरोलेशन का आगाज़ ये तकरीबन कोई 18 या 19th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, 18 या 19th डे पर ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। स्टार्ट्स एट 18th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस 15th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, और विद इन 2 to 3 days गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म हो जाएगा, यानी तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी, और जैसे ही डिफरेंशिएट होती हैं तो इनके अंदर फर्दर चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं, इनसे ऑर्गन्स और सिस्टम्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये तकरीबन कोई 18th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूरोलेशन का आगाज़ होगा, और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे अब एम्ब्रियो की एज बढ़ेगी तो न्यूरोलेशन के मुख्तलिफ इवेंट्स आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। न्यूरोलेशन किस तरह परफॉर्म होता है इसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप और डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको जैसे याद होगा, आपको मैंने ब्लास्ट्यूला जैसे ह्यूमन के केस में ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है उसका स्ट्रक्चर भी लास्ट लेक्चर में बताया था, और उसके बाद फिर जब ये गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाती है और गैस्ट्रूला बन जाता है तो वो चीज़ भी बताई थी। तो पहले ज़रा हम उन दोनों स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें बार बार रेफरेंस देने में आसानी रहे। देखिए, ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट इन केस ऑफ ह्यूमन वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, उसमें इस तरह से एक आउटर फ्लैटेंड सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है जो चारों तरफ से इसको यूँ ऑक्यूपाई किए हुए। दिस लेयर ऑफ सेल इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, जिससे बाद में आगे चलकर कोरियोन और फिर प्लेसेंटा ओरिजिनेट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और एग्रीगेटेड मैस ऑफ सेल विच इज़ नोन एज इनर सेल मैस वो भी नज़र आएगा, जो कि इस एम्ब्रियो में ट्रोफोब्लास्ट के अंदर किसी एक साइड पर इस तरह इकट्ठा मौजूद होता है। ये 10 to 20 सेल्स का मैस, इसे इनर सेल मैस कहते हैं। तो इस तरह से इस इनर सेल मैस और ट्रोफोब्लास्ट पर मुश्तमिल इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इनर सेल मैस और इसके बाहर ये जो कवरिंग है दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इन दोनों को कलेक्टिवली और इसके अंदर मौजूद कैविटी दैट इज नोन एज ब्लास्टोसील, इनको कलेक्टिवली ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर जब इसमें गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट होती है यानी तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अब इस तरह से नजर आएगा। साइज में ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। ट्रोफोब्लास्ट इसी तरह से वो आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पर यहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन अंदर थोड़ी सी अब चेंजिंग आ चुकी होती है। और वो चेंजिंग क्या है कि इनर सेल मैस जिससे फर्दर आगे चीज़ें ड्राइव होती हैं उसके अंदर फर्दर डिवीजन और रीअरेंजमेंट की वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि एम्ब्रियो के अंदर अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो चुके हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के बाद अब आपको जो चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है इस स्टेज पर एम्ब्रियो नाम दिया जाता है गैस्ट्रूला। दिस इज नोन एज गैस्ट्रूला। इसमें अब तीनों जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। ट्रोफोब्लास्ट अपनी जगह पर ही मौजूद है, लेकिन उसके अंदर अब आपको दो सैक्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक सैक को कहा जाता है एमनियोटिक सैक
दूसरे सैक को कहा जाता है यॉर्क सैक, जबकि इस वक्त तीनों जर्म लेयर्स भी डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। ये आपको जो ब्लू कलर की लाइनिंग नजर आ रही है सेंटर में, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। ये एपीब्लास्ट से ओरिजिनेट हुई है। लास्ट टाइम आपको बताया था कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो लेयर्स एम्ब्रियोनिक डिस्क से ओरिजिनेट होती हैं, और एम्ब्रियोनिक डिस्क से ओरिजिनेट होने के बाद फिर एपीब्लास्ट में से कुछ सेल्स सेपरेट होकर नीचे माइग्रेट कर जाते हैं, वो मेसोडर्म फॉर्म कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली मेसोडर्म, जो कि इस वक्त प्रिमिटिव स्ट्रेक की फॉर्म है। शुरू में जब मेसोडर्म फॉर्म होती है तो उस वक्त उसे प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्म में आप देख सकते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक एक मिड लाइन थिकनिंग होती है एम्ब्रियो के अंदर, जो अलोंग द लेंथ प्रेजेंट होगी। शुरू में मेसोडर्म प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्म में होगी, और जबकि आपको जो इसमें लोअर लेयर नजर आ रही है टुवर्ड्स द यॉर्क सैक, दिस इज नोन एज एंडोडर्म। तो इस तरह जब ये तीनों लेयर्स विजिबल हो जाती हैं, तीनों लेयर्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं, तो इस स्टेज पर एम्ब्रियो को गैस्ट्रुला कहते हैं, और ये प्रोसेस सारा गैस्ट्रुलेशन है। यहां तक की बात हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूरुलेशन कैसे परफॉर्म होगा और उसका आगाज कहां से होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तकरीबन कोई 18th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूरुलेशन का जब आगाज होता है, तो न्यूरुलेशन अभी जैसे मैंने शो किया था कि न्यूरुलेशन एक्टोडर्म से होना है। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम ने चूंकि ड्राइव होना होता है, तो न्यूरुलेशन के दौरान एक्टोडर्म के अंदर चेंजेस आना शुरू होती हैं। जिस वक्त ये न्यूरुलेशन का आगाज होता है ना, तो उस वक्त ये पिरामिडल स्ट्रीक से एक और स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका होता है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। पिरामिडल स्ट्रीक से एक और स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड स्टैब्लिश हो चुका होता है। यही जो पिरामिडल स्ट्रीक के सेल्स हैं, यहाँ से फर्दर सेल्स सेपरेट होंगे और नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, विच इज नोन एज नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड बाद में फिर वर्टिब्रल कॉलम बनता होता है। बहरहाल ये नोटोकॉर्ड तो मेसोडर्म से राइज होना है, लेकिन नोटोकॉर्ड को बताने का मकसद ये है कि दरअसल नोटोकॉर्ड जिस पॉइंट पे मौजूद है, या फिर जिस जगह पर आपको पिरामिडल स्ट्रीक नजर आ रही है, बिल्कुल इसके ऊपर जो पीस ऑफ एक्टोडर्म है वो न्यूरुलेशन के दौरान चेंज होना शुरू होगा, और उसी से दरअसल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन होना है। तो हम यहाँ पर अभी जो फर्दर डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, वो सिर्फ हम इस हिस्से की डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं यहाँ से इस डायग्राम को हाईलाइट करता हूँ। देखिए, इस डायग्राम को अगर हम यहाँ से लेकर जाएं यहाँ पर, तो ये कुछ डायग्राम हमें इस तरह से दिखाई देगी। ये पीस जो इस जगह पर आपको नज़र आ रहा है, इस पीस को हम यहाँ पे इधर शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही एक्टोडर्मल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, और एक्टोडर्मल सेल्स के नीचे जो पिरामिडल स्ट्रीक थी उसके सेल्स अब यूटिलाइज हो चुके हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। सो दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। तो जिस जगह पर ये नोटोकॉर्ड मौजूद है, उस जगह पर मौजूद एक्टोडर्म ने चेंज होना है और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन का आगाज होना है। मैं बाकी एम्ब्रियो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ ये इस हिस्से को ट्रांसफर सेक्शन के अंदर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और इसके अंदर होने वाली चेंजेस को स्टेप बाय स्टेप शो करूंगा ताकि हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। तो मैंने अभी जैसे आपसे कहा था कि जब ये इवेंट परफॉर्म हो रहा होगा तो बाकी एम्ब्रियो के अंदर भी चेंजेस आ रही होंगी, लेकिन अभी हम फिलहाल उन चेंजेस को यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकते, वरना सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और हमें जो चीज़ समझनी है वो समझ में नहीं आ सकेगी। तो हम सिर्फ अपना फोकस ये इस पॉइंट पे रखते हैं कि एक्टोडर्म के अंदर यहाँ पर इस जगह पर क्या चेंज आ रहा है। इस नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो पीस ऑफ एक्टोडर्म है, जब ये न्यूरुलेशन का आगाज होता है तो उस जगह पर चेंज आना शुरू हो जाएगा। नोटोकॉर्ड, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नोटोकॉर्ड दरअसल आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील होगा, और ये मेसोडर्म से राइज हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसको बताने का मकसद ये है कि जिस जगह पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो पर, तो वहाँ बिल्कुल उसके अपोजिट जो पीस ऑफ एक्टोडर्म है, जैसे ये आप देख लीजिए, दिस इज द पीस ऑफ एक्टोडर्म जो नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इसके अंदर रैपिड सेल डिवीजन टेक प्लेस होगी और यहाँ पर थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होकर एक थिक लेयर फॉर्म कर लेंगे, तो इस थिक लेयर को कहा जाएगा न्यूरल प्लेट। तो न्यूरल प्लेट के ओरिजिन से न्यूरुलेशन का आगाज होता है।
ये न्यूरल प्लेट यहाँ पर कैसे बनेगी, इसको हम यहाँ पर ट्रेस आउट करते हैं। देखिए जिस जगह पर न्यूरल प्लेट फॉर्म हो रही है वहां पर रैपिड सेल डिवीजन की वजह से एक थिक एरिया एस्टेब्लिश हो गया है। दिस थिक एरिया इज कॉल्ड न्यूरल प्लेट। ये वो जगह है जो बिल्कुल नोटोकॉर्ड के ऊपर है। तो अब देखिए इस सेल डिवीजन के बाद ये न्यूरल प्लेट बन गई, नोटोकॉर्ड अपनी जगह पर मौजूद है यहाँ पर। उसके अंदर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ रहा होता है, लेकिन हम उस चेंज को अभी इग्नोर कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अपना फोकस इस एक्टोडर्म पर रखेंगे, जहां पर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सेल डिवीजन की वजह से एक थिक प्लेट फॉर्म हो गई है। दिस प्लेट इज नोन एज न्यूरल प्लेट। और जबकि इससे पहले जस्ट इसको आप एक्टोडर्म कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि ये दरअसल एक्टोडर्म ही थी जिसने अब न्यूरल प्लेट फॉर्म की है। एक्टोडर्म से और भी ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनते हैं। यहां पर हम एक्टोडर्म का सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन उसको डील कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सेल डिवीजन की वजह से थिकनिंग हुई और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ विच इज नोन एज न्यूरल प्लेट। तो ये तकरीबन कोई 18 to 19th डे पर इस तरह का चेंज यहाँ पर अपीयर होता है, जिससे नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन का आगाज हो जाता है। और उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर मजीद चेंजेस आती जाती हैं। और वो मजीद चेंजेस कैसी होती हैं कि आप थोड़ी देर के बाद जब इस एम्ब्रियो को देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको ये एम्ब्रियो इस पॉइंट पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक डिप्रेशन सी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। पहले ये एक फ्लैटेंड प्लेट होती है जिसे न्यूरल प्लेट कहते हैं, बाद में इसके अंदर एक डिप्रेशन, एक ग्रूव अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब देखो मैं सिर्फ ये इतने हिस्से को शो कर रहा हूँ जहाँ पर ये ग्रूव बन रहा है, बाकी पॉइंट शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये सेल्स थोड़ा सा नीचे माइग्रेट करना शुरू करते हैं, डीपेन होना शुरू हो जाते हैं। वही रीजन जो पहले एक फ्लैटेंड डिस्क की फॉर्म था, अब वो इस तरह से आपको एक डिप्रेशन शो करता हुआ दिखाई देगा। सो इस डिप्रेशन के बाद अब आप देखिए कि न्यूरल प्लेट बिल्कुल यूं इस तरह से फ्लैट नहीं रही, बल्कि ये एक डिप्रेशन शो करने लग गई है। सो दिस डिप्रेशन इज नोन एज न्यूरल ग्रूव। इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। ये नोटोकॉर्ड अपनी जगह पर ही मौजूद है, ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि न्यूरल प्लेट वो थोड़ा सा डीपेन हो गई है और वहां पर एक ग्रूव लाइक अपीयरेंस बनती जा रही है। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये ग्रूव गहरा सा गहरा होता जाएगा, और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये ग्रूव गहरे से गहरा होता चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ये जो डिप्रेशन है ये वाजे होती रहेगी और इसके मार्जिन्स ऊपर प्रोजेक्ट होते जाएंगे। यानी थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको देखते हैं, यानी और नेक्स्ट डे पर इसको ऑब्जर्व करें, तो आपको अब ये शक्ल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो आप देख रहे हैं कि इस नोटोकॉर्ड के ऊपर जो न्यूरल प्लेट थी उसके अंदर ये डिप्रेशन बहुत गहरी होती जा रही है। ये ग्रूव जो यहाँ पर अपीयर हुआ था एक डिप्रेशन की शक्ल में, वो ग्रूव गहरा होता जा रहा है और अब इसके जो मार्जिन्स हैं वो भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए हैं। इन मार्जिन्स को कहा जाता है न्यूरल फोल्ड्स। तो ये न्यूरल फोल्ड्स रफ्ता रफ्ता ये वाजे होते चले जा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूरल फोल्ड्स। न्यूरल फोल्ड्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं और आखिरकार देखिएगा कि ये न्यूरल फोल्ड्स आपस में मीट कर जाएंगे। तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये न्यूरल फोल्ड्स ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट अब एक दूसरे के साथ फ्यूज करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि ये न्यूरल फोल्ड्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो उस वक्त अब इसका स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा। ये देखिए तकरीबन कोई 22nd डे के ऊपर, एट 22nd डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन,
जब इसके ये फोल्ड्स आपस में मीट कर जाते हैं तो इस तरह से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। दोनों तरफ से जब ये फोल्ड्स आपस में मीट कर जाएंगे तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाएगा न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब। ट्यूब इस वजह से कह रहे हैं कि इसके दोनों एंड्स अभी ओपन है, इसका इंटीरियर एंड भी ओपन होता है और इसका पोस्टीरियर एंड भी ओपन होता है। आप देखिए इस वक्त हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है एम्ब्रियो का, यानी एम्ब्रियो ये पीछे की जानिब इस तरह से फैला हुआ है। एम्ब्रियो ये पीछे की जानिब इस तरह से मौजूद है। इस वक्त हमने ये इसका जस्ट क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। यूं ये एम्ब्रियो पीछे की तरफ अभी ये मौजूद है, तो हम सिर्फ इसके क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपको जाहिर है कि इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड नजर नहीं आएंगे, लेकिन इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड ओपन होते हैं। उन ओपनिंग्स को न्यूरोपोर्स कहा जाता है और उन न्यूरोपोर्स की वजह से ये स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस शो कर रहा होता है, विच इज नोन एज न्यूरल ट्यूब। तो वो ओपनिंग्स जो इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर मौजूद हैं, दोज ओपनिंग्स आर कॉल्ड न्यूरोपोर्स। और उन न्यूरोपोर्स की वजह से ये जो अंदर एक स्ट्रक्चर अब क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। ये तकरीबन कोई 22वें दिन पर इस तरह से न्यूरल ट्यूब अपीयर हो जाती है, लेकिन जल्द ही अब इसके अंदर वेरी नेक्स्ट डे फर्दर आप इसके अंदर चेंज देखेंगे कि न्यूरल ट्यूब ये बाकी जो एक्टोडर्म है उससे सेपरेट होना शुरू हो जाएगी, नीचे उतरना शुरू हो जाएगी और इस तरह से ये एक क्लोज कैविटी बन जाएगी। न्यूरोपोर्स भी जो शुरू में ओपन होते हैं वो भी बाद में क्लोज हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से जो एक्टोडर्म है वो स्मूथ होना शुरू हो जाती है। यानी आप नेक्स्ट डायग्राम इस तरह से देखेंगे कि ये ऊपर जो एक्टोडर्म था वो इस तरह से अब फ्लैट होना शुरू हो गया, जबकि न्यूरल ट्यूब अब इस जगह से नीचे उतर आई है। नाउ दिस इज न्यूरल ट्यूब जो उससे सेपरेट हो गई एक्टोडर्म से। हालांकि ये एक्टोडर्म से ही ओरिजिनेट हुई है, लेकिन अब ये उससे सेपरेट आपको दिखाई देने लग गई है। और इसके दोनों एंड्स जो अभी मैंने आपको बताए थे, न्यूरोपोर्स जिन्हें कहा जाता है, जो शुरू में ओपन होते हैं, जिनकी वजह से ये न्यूरल ट्यूब कहलाती है, लेकिन ये दोनों एंड्स ये भी क्लोज हो जाते हैं और इन दोनों एंड्स के क्लोज होने के बाद अब आपको ये क्लोज कैविटी महसूस होगी। यहां पर चूंकि हमने ट्रांसफर सेक्शन शो किया है तो इस वक्त आपको वो ओपनिंग्स के क्लोज होने का पता नहीं चल रहा, लेकिन शुरू इंटीरियर ओपनिंग और पोस्टीरियर ओपनिंग दोनों जब क्लोज हो जाती हैं, दोनों न्यूरोपोर्स जब क्लोज हो जाएंगे तो ये क्लोज कैविटी बन जाएगी। नाउ दिस क्लोज कैविटी इज नोन एज न्यूरोसील। जब ये इस तरह से न्यूरोसील फॉर्म हो जाती है तो अब इस न्यूरोसील के अंदर मजीद चेंजेस आना शुरू होती हैं। रफ्ता रफ्ता आप देखिएगा कि न्यूरोसील ये सिकुड़ती जाएगी और ये जो नोटोकॉर्ड हमने नीचे ड्रॉ की थी, नोटोकॉर्ड में भी चेंजेस आती जाती हैं। यहाँ पे अगरचे नोटोकॉर्ड की चेंजेस को पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नोटोकॉर्ड में भी चेंजेस आती जाती हैं और न्यूरोसील में भी चेंजेस आती हैं। और आगे चलकर न्यूरोसील का इंटीरियर एंड ब्रेन बन जाएगा। इसके दो एंड से, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ मौजूद है, तो न्यूरोसील के इंटीरियर एंड से जो कि ब्रॉड होना शुरू हो जाता है और उस इंटीरियर एंड से आप देखेंगे कि ब्रेन ओरिजिनेट होगा और इसके पोस्टीरियर एंड से स्पाइनल कार्ड ओरिजिनेट हो जाएगी। तो ब्रेन इज डेवलप फ्रॉम इंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरोसील, फ्रॉम इंटीरियर एंड। अगला जो हिस्सा होगा वहां से ब्रेन ओरिजिनेट होगा और इसके पोस्टीरियर एंड से स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो कि इंटीरियर एंड से ओरिजिनेट होता है, ये ग्रेजुअली स्वेल करना शुरू कर देता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया नैरो होता चला जाता है और आगे चलकर नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज कर लेती है। नोटोकॉर्ड जब ये वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, चूंकि इससे बैकबोन ओरिजिनेट होनी है, इससे वर्टिब्रल कॉलम ओरिजिनेट होना है, तो वो वर्टिब्रल कॉलम रफ्ता रफ्ता फिर स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर इनक्लोज कर लेता है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपको एडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद नजर आती है। हालांकि शुरू में ये स्पाइनल कॉर्ड जब बनना शुरू होती है तो उस वक्त अभी ये नोटोकॉर्ड से बाहर यानी वर्टिब्रल कॉलम से बाहर ही होती है, लेकिन बाद में फिर ये डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड के अंदर इनक्लोज हो जाएगी। तो नर्वस सिस्टम की ये फॉर्मेशन जो कि
फर्स्ट मंथ ऑफ डेवलपमेंट के अंदर स्टार्ट हुई थी। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ 3 ब्रेन वेसिकल्स बिल्कुल प्रोमिनेंटली डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द डेवलपमेंट, क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही इस प्रोसेस का आगाज हुआ था और फर्स्ट मंथ के एंड तक, जैसे आपको याद है कि तकरीबन ये कोई 18वें 19वें दिन पर ये शुरू हुआ था प्रोसेस और 22वें दिन पर जाकर ये न्यूरल ट्यूब स्टैब्लिश हो गई थी और उसके बाद फिर अगले 1-2 दिन के अंदर न्यूरोसील बन गई। लेकिन अब जैसे ही पहला महीना कंप्लीट होने लगेगा तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ अब आपको 3 ब्रेन वेसिकल्स वाज़े तौर पर नजर आएंगे। 3 ब्रेन वेसिकल्स, और वो 3 ब्रेन वेसिकल्स क्या हैं? दोज 3 ब्रेन वेसिकल्स आर एक्चुअली द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। और वो 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन कौन कौन से हैं? जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, इनमें डिफरेंशिएशन ये बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ वाजे हो जाती है। 3 ब्रेन वेसिकल्स एंटीरियर एंड पर स्टैब्लिश हो जाते हैं। इसके अलावा बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ all brain flexures are evident. All brain flexures का मतलब है by the end of the second month all brain flexures ये बिल्कुल prominent हो जाते हैं। They become prominent, यानी ब्रेन फ्लैक्शर्स का मतलब है कि ब्रेन के अंदर वो जितनी भी कॉन्वोल्यूशंस होती हैं उनमें जो कट्स बने हुए होते हैं, जो अंदर उसके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल प्रोमिनेंटली स्टैब्लिश हो चुके होते हैं। और इसके साथ साथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स टॉप ऑफ ब्रेन को कवर कर लेता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम कहते हैं हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को। तो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स उसको पूरी तरह से कवर कर जाते हैं। तो इस तरह से तकरीबन ये पूरा ब्रेन स्टैब्लिश हो चुका होता है। और इसके अलावा ब्रेन के अंदर जो ब्रेन वेव्स हैं वो भी अब डिटेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ब्रेन वेव्स हैव बीन डेवलप्ड। ब्रेन वेव्स का मतलब है जो इंपल्सेस ब्रेन के अंदर फ्लो करनी होती हैं, जिनकी वजह से कम्युनिकेशन हो रही होती है, यानी ब्रेन फंक्शन शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन परफॉर्म होती है। अब देखिए, हमने नर्वस सिस्टम की इस फॉर्मेशन को, जिसे न्यूरोलेशन कहा जाता है, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कहां से इस प्रोसेस का आगाज हुआ था। सबसे पहले न्यूरल प्लेट फॉर्म हुई थी फ्रॉम द एक्टोडर्म, और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता इस न्यूरल प्लेट के अंदर चेंजेस आना शुरू हुई और वो न्यूरल प्लेट, उसके अंदर एक डिप्रेशन अपीयर हुई जिसे न्यूरल ग्रूव कहा गया, और वो डिप्रेशन ग्रेजुअली गहरी होती चलेगी। आखिरकार जो उसके मार्जिन थे न्यूरल फोल्ड्स वो वाजे होते चले गए और वो न्यूरल फोल्ड्स अल्टीमेटली आपस में मीट कर जाते हैं और उनके आपस में कंबाइन होने के साथ ही अब आप देखिए कि न्यूरल ट्यूब बनी और न्यूरल ट्यूब के बाद फिर न्यूरोसील और उसके बाद फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड विजिबल होना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखने की ये है कि नर्वस सिस्टम का बेशतर हिस्सा न्यूरोसील से ही ओरिजिनेट होता है, यानी जैसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में आपको बताया, और इसके अलावा बहुत सारी जो मोटर नर्व्स हैं वो इसी के थ्रू ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि सेंसरी नर्व्स का ओरिजिन वो न्यूरोसील नहीं है, बल्कि सेंसरी नर्व्स का ओरिजिन एक और जगह से होता है, और वो जगह भी दरअसल न्यूरल प्लेट के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद होती है, जिसे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और उन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का न्यूरोलेशन के अंदर क्या रोल है। और इसके अलावा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट्स को डेवलप करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो इस चीज को भी हमने यहाँ पर साथ साथ कवर करना है। अब हम आगे देखेंगे ओरिजिन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड देयर रोल इन द डेवलपमेंट। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बुनियादी तौर पर ये न्यूरल प्लेट के बॉर्डर से ओरिजिनेट होते हैं।
न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का अगर हम ओरिजिन एक्सप्लेन करें कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ये क्या होते हैं और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी न्यूरल प्लेट के बॉर्डर से ओरिजिनेट होंगे। एक्चुअली दरअसल होता इस तरह से कि जब ये न्यूरल प्लेट फॉर्म हो रही होती है, जो कि अभी आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड के बिल्कुल जो ऊपर पार्ट ऑफ एक्टोडर्म है उसने न्यूरल प्लेट में स्टैब्लिश होना होता है, तो इसी न्यूरल प्लेट के बॉर्डर में कुछ सेल्स खास फेट अटेन कर लेते हैं, आगे चलकर उनसे कुछ खास डेवलपमेंट अराइज होनी होती है। इन सेल्स को दरअसल न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहा जाता है। क्रेस्ट का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज का कोई रिज, कोई जहां पर दो चीजें आपस में मीट कर रही हो, उस मार्जिन को क्रेस्ट कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि न्यूरल प्लेट बाकी एक्टोडर्म के साथ जहां पर मीट कर रही है उस जगह को न्यूरल क्रेस्ट कहा गया है। सो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल न्यूरल प्लेट के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद हैं। जैसे जैसे न्यूरल प्लेट के अंदर चेंजिंग आती है, फर्दर डेवलपमेंट के अंदर आपने देखा था कि न्यूरल प्लेट में डिप्रेशन अपीयर होती है और वो डिप्रेशन आगे चलकर एक प्रॉपर ग्रूव की फॉर्म अटेन कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस ग्रूव के फोल्ड्स आपस में मीट करना शुरू करते हैं। तो साथ साथ ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के अंदर भी इसी तरह से चेंजेस आ रही होती हैं, क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो कि न्यूरल प्लेट के बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो जैसे जैसे ये न्यूरल प्लेट में चेंजेस आ रही थी, तो इस तरह से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे दोनों बॉर्डर से। जैसे आप देखिए कि इस डायग्राम में भी ये न्यूरल क्रेस्ट सेल जो ब्लैक कलर के आपको ये बॉर्डर पर दिखाए जा रहे हैं, ये सेल्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं क्योंकि एक डिप्रेशन अपीयर हो रही है न्यूरल प्लेट के अंदर। और फिर जब ये न्यूरल फोल्ड्स वाजे हो जाते हैं तो न्यूरल फोल्ड्स के ऊपर आपको ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और अब जब ये न्यूरल फोल्ड्स आपस में मीट करने लगते हैं तो दरअसल न्यूरल क्रेस्ट सेल भी इस जगह पर इसी तरह से आपस में मीट करने लगते हैं। और जब ये न्यूरल फोल्ड्स पूरी तरह से आपस में मीट कर जाते हैं तो उस वक्त न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह से अल्टीमेटली जब ये न्यूरल ट्यूब बनती है तो उस वक्त न्यूरल ट्यूब और एक्टोडर्म के दरमियान में ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब ये न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म से रिलीज होकर नीचे उतरती है और न्यूरोसील की फॉर्म अटेन करती है तो उस वक्त ये न्यूरल क्रेस्ट सेल अब एक्टोडर्म और न्यूरोसील के दरमियान में इस तरह से एक लेयर की फॉर्म में आ जाएंगे और जल्द ही फिर ये लेयर स्प्लिट कर जाती है। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स सेपरेट होकर न्यूरोसील के दोनों साइड पर एग्रीगेट हो जाएंगे और उसके बाद फिर इनसे ना सिर्फ सेंसरी या पेरिफेरल नर्व्स ओरिजिनेट होंगी और इसके साथ साथ बाकी और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इससे ओरिजिनेट होंगे। यानी जब ये न्यूरोसील कंप्लीट हो जाती है और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो कि अभी आपको यहां इस डायग्राम के अंदर एक्टोडर्म और न्यूरोसील के दरमियान में नजर आ रहे हैं और बाद में फिर ये न्यूरल क्रेस्ट सेल नेक्स्ट डायग्राम में जब आप देखेंगे तो न्यूरल क्रेस्ट सेल फिर इस तरह से न्यूरोसील के साइड पर इस तरह एग्रीगेटेड दिखाई देंगे। पहले एक्टोडर्म और न्यूरोसील के दरमियान में ये एक लेयर की फॉर्म में डेवलप होते हैं और उसके बाद फिर ये लेयर स्प्लिट कर जाती है। कुछ सेल्स न्यूरोसील की लेफ्ट साइड पर चले जाते हैं और कुछ सेल न्यूरोसील की राइट साइड पर चले जाते हैं और बाद में फिर इनसे ना सिर्फ नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स ओरिजिनेट होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि सेंसरी या पेरिफेरल नर्व्स ये नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं, ये दरअसल न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होंगी, बल्कि इसके अलावा बॉडी के और बहुत सारे रीजन्स भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होंगे क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट सेल यहीं पर बरकरार नहीं रहते बल्कि ये एम्ब्रियो के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पर फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट में ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब जहां तक न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के रोल का ताल्लुक है नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में और बाकी बॉडी की डेवलपमेंट में, तो इस रोल को आप इस तरह से एनलिस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप इसका रोल देखिए। नर्वस सिस्टम या न्यूरोलेशन के अंदर इसका जो रोल कंसिडर किया जा सकता है उसमें न्यूरल क्रेस्ट सेल्स गिव राइज सम क्रेनियल, स्पाइनल एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड एसोसिएटेड नर्व्स। यहां पर एसोसिएटिव नर्व से मतलब है कि बहुत सारी जो पेरिफेरल या सेंसरी नर्व्स हैं
वो इन क्रेनियल, स्पाइनल और सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ एसोसिएटेड हैं। सो दोज सेंसरी या पेरिफेरल नर्व्स वो भी इसके अंदर शामिल हैं जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होती हैं। सेंसरी एंड पेरिफेरल नर्व्स, यानी दूसरे लफ्जों में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो रोल हमने यहां पर पॉइंट आउट किया, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल का न्यूरोलेशन के अंदर रोल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स चूंकि बॉडी के दूसरे रीजन्स में भी माइग्रेट कर जाते हैं, एक एम्ब्रियोनिक बॉडी के दूसरे रीजन्स में भी चूंकि ये माइग्रेट कर जाते हैं, तो वहां पर इनसे मजीद बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। मिसाल के तौर पर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ये मेड्यूला ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड को फॉर्म करेंगे। इसके अलावा टीथ की डेवलपमेंट में इनका बड़ा रोल है। इसके साथ साथ स्कल बोन्स भी इसी से ओरिजिनेट होती हैं। और ना सिर्फ ये सारे जो अभी यहां पर एनलिस्ट किए हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होते हैं। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल का आपने ये जो रोल देखा कि ना सिर्फ ये न्यूरोलेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा दूसरे बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम्स की डेवलपमेंट के अंदर भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस बुनियाद पर कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स के साथ साथ ये न्यूरल क्रेस्ट सेल 4th एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का रोल प्ले करते हैं। यानी इनको न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को 4th जर्म लेयर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर सपोज्ड टू बी 4th जर्म लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इससे पहले आपने 3 जर्म लेयर्स पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और उन तीनों से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम्स ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन आपने यहां पर इन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का एक वाइड रोल ऑब्जर्व किया, ना सिर्फ न्यूरोलेशन के अंदर नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में, बल्कि इसके अलावा और भी जो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में भी इन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल ऑब्जर्व किया। तो इसी रोल की वजह से इसको एक 4th जर्म लेयर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। लिहाजा ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये रीजन पूछा जाता है कि व्हाई न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर सपोज्ड टू बी 4th जर्म लेयर, तो उसमें आपने रीजनिंग यही करनी है कि आपने इनका रोल पॉइंट आउट करना है इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम। हमने अगरचे ब्रीफली, लेकिन इसको काफ़ी हद तक जो आपके इस कोर्स की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक न्यूरोलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया। जी कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछिए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.